सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बिना किसी वजह के मन भारी है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, कोई कुछ कह दे तो गुस्सा फूट पड़ता है, कभी बेवजह उदासी तो कभी बेवजह डर। क्या ये आपके साथ भी होता है? अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मूड का खराब होना, गुस्सा आना या चिंता में डूबना बस नॉर्मल है, लेकिन सच ये है, आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और यही फर्क तय करता है क्या आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं या महज एक रिएक्शन मशीन। अब सवाल यह है, क्या भावनाओं को काबू में रखना कोई जादू है? क्या हमें जन्म से ही ऐसा बनना पड़ता है? नहीं, इमोशंस को मास्टर करना एक स्किल है, सीखने वाली चीज है। हर कोई इसे सीख सकता है, आप भी। मास्टर योर इमोशंस, लेखक थिबो मोरिस की बेस्ट सेलर किताब, जो आपके दिमाग के उस हिस्से से बात करती है जिसे शायद आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। किताब एक सीधी बात कहती है, आपके इमोशंस आपकी सोच से बनते हैं और आपकी सोच आपके कंट्रोल में है। हर इंसान चाहता है कम गुस्सा आए, कम चिंता हो, आत्मविश्वास बना रहे हालात जैसे भी हों, मन स्थिर रहे, लेकिन असल में होता उल्टा है। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। कोई कुछ कह दे, कोई रिजल्ट ठीक ना आए, कोई उम्मीद टूट जाए, हमारा मूड खराब हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते ये इमोशंस आखिर आते कहां से हैं और हमें क्यों कंट्रोल करते हैं। थिबो मोरिस इस किताब में आसान भाषा में समझाते हैं हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, कैसे हम अनजाने में अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को खुद ही बढ़ाते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस समरी में आप जानेंगे इमोशंस का असली सोर्स भावनाएं बाहर से नहीं आती, ये आपके माइंड के अंदर पैदा होती है। विचार और भावना का कनेक्शन, कैसे एक नेगेटिव सोच नेगेटिव इमोशन बनती है। इमीडिएट कंट्रोल टेक्निक्स, वो आसान और प्रैक्टिकल तरीके जिन्हें आप आज से ही अपनाकर गुस्से, चिंता, उदासी पर काबू पा सकते हैं। पॉजिटिव इमोशनल हैबिट्स, रोजाना के छोटे छोटे बदलाव जो आपकी सोच और महसूस करने के तरीके को बदल देंगे। किताब का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, इसका मकसद है आपको खुद की भावनाओं का मास्टर बनाना। तो क्या आप तैयार हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बजाय उनके कंट्रोल में रहने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उनका मालिक बनाने के लिए? आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपकी भावनाएं आपके विचारों का परिणाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई घटना दो लोगों पर एक जैसा असर क्यों नहीं डालती? एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति शांत और स्थिर रह सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति तनाव और चिंता से घिर जाता है। इसका कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि उन दोनों के विचार हैं। लेखक इस अध्याय में यही समझाते हैं कि हमारी भावनाएं सीधे हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। इंसान का मन एक निरंतर चलने वाली मशीन की तरह है, जिसमें दिन भर विचारों की आवाजाही होती रहती है। सुबह से रात तक हम अपने दिमाग में कई तरह के विचारों से गुजरते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। यही विचार धीरे धीरे हमारे भावनात्मक अनुभव को आकार देते हैं। यदि आप बार बार खुद को यह सोचते पाएंगे कि मेरा भविष्य अंधकारमय है, मुझसे यह नहीं होगा, या मैं असफल हूं, तो यह विचार धीरे धीरे आपके भीतर डर, चिंता और हीन भावना का बीज बो देंगे। वहीं अगर आप सोचें, मुझे अब भी सीखना बाकी है, अगली बार मैं बेहतर करूंगा, तो वही परिस्थिति भी आपको प्रेरणा दे सकती है। भावना कोई रहस्यमय चीज नहीं है, वह आपके विचारों से उत्पन्न होती है। आपके विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके अंदर वैसी ही भावनाएं जागृत करते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप बार बार सोचते रहें, मैं हार गया, मुझ में काबिलियत नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इन विचारों के परिणाम स्वरूप आपके भीतर असफलता का डर, आत्मग्लानि, आत्मविश्वास में कमी, चिंता और तनाव जैसे नकारात्मक भावनाएं जन्म लेंगी। दूसरा रास्ता, आप सोचें, यह अनुभव मुझे सिखा गया,
मुझे अब पता है कि कहां सुधार करना है। हार स्थायी नहीं है। नतीजा, नई कोशिश करने की प्रेरणा, आत्मविश्वास, स्थिरता, सीखने की इच्छा यहां स्पष्ट है। घटना वही रही, लेकिन आपके विचारों ने आपकी भावनाओं की दिशा तय की। विचारों की आदत कैसे बनती है? लेखक बताते हैं कि विचार भी हमारी आदतों का हिस्सा हैं। जिस तरह हम सुबह उठकर ब्रश करना सीखते हैं, वैसे ही हम न चाहते हुए भी नकारात्मक या सकारात्मक सोचने की आदत विकसित कर लेते हैं। बचपन से लेकर अब तक जिन अनुभवों, बातों और माहौल से हम गुजरते हैं, वही हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। अगर कोई बार बार सुनता है कि वह अच्छा नहीं कर सकता या बार बार विफलताओं का सामना करता है, तो उसका मन अनजाने में नकारात्मकता को ही सही मानने लगता है। वह हर स्थिति में पहले बुराई देखता है, खतरे को महसूस करता है, और यही विचार उसे मानसिक रूप से थका देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, विचारों की आदत बदली जा सकती है। कैसे बदलें अपने विचारों की दिशा? लेखक इस अध्याय में एक व्यावहारिक तकनीक भी सुझाते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने भीतर चल रहे विचारों को पहचानें। जब भी किसी घटना पर प्रतिक्रिया दें, खुद से पूछें, मैं इस बारे में क्या सोच रहा हूं? यदि आप पाते हैं कि आपका विचार नकारात्मक है, तो तुरंत सवाल उठाइए। क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? क्या कोई और नजरिया है जिससे मैं इसे देख सकता हूं? सोच में तटस्थता लाइए। जरूरी नहीं कि हर समय बहुत सकारात्मक सोचना ही हल हो। कभी कभी तटस्थ रहकर वस्तुनिष्ठ नजरिए से सोचना ज्यादा फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, इस बार परिणाम अच्छा नहीं आया, पर यह अंतिम नहीं है। धीरे धीरे जब आप विचारों को पहचानना और बदलना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं भी हल्की, स्थिर और नियंत्रित रहने लगी हैं। अगर हमारी भावनाएं हमारे विचारों से बनती हैं, तो यह सवाल उठता है, हमारे विचार खुद कहां से आते हैं? क्या हम वास्तव में अपने विचारों के मालिक हैं, या हमारे विचार किसी और गहरे स्तर से संचालित होते हैं? अध्याय 2, आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ परिस्थितियां या कुछ लोग बार बार आपको परेशान कर देते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति या वह घटना आपके गुस्से, दुख या असुरक्षा के बटन को दबा देती है। यही भावनात्मक ट्रिगर्स होते हैं। लेखक कहते हैं कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि कौन सी चीज आपको अंदर से हिला देती है, तब तक आप हर बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। भावनात्मक ट्रिगर क्या है? ट्रिगर का मतलब है कोई संकेत, स्थिति, शब्द या व्यवहार जो आपके भीतर छिपी किसी पुरानी पीड़ा, डर या असुरक्षा को सक्रिय कर दे। ये ट्रिगर्स तुरंत आपकी भावनाओं पर हावी हो जाते हैं और आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने लगते हैं। उदाहरण, आत्मसम्मान पर चोट। कोई आपकी काबिलियत, रूप, बुद्धि या स्थिति का मजाक उड़ाए या सवाल उठाए। अस्वीकृति, जब आपको नजरअंदाज किया जाए या आपकी राय को महत्व न दिया जाए। अतीत के अनुभव, बचपन में मिली उपेक्षा, तिरस्कार या अपमान की यादें किसी स्थिति में फिर ताजा हो सकती हैं। नियंत्रण खोने का डर, जब स्थिति आपके हाथ से निकलती दिखे तो गुस्सा या घबराहट आ सकती है। ट्रिगर्स को पहचानने का महत्व अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें गुस्सा दिलाया या दुखी किया, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थिति नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया हमें अस्थिर करती है। अगर हम अपने ट्रिगर्स को न पहचानें, तो हम हर बार प्रतिक्रिया में फंस जाते हैं। हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। रिश्तों में टकराव और गलतफहमी बढ़ती है। हम अपने मन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देते हैं। लेखक का मानना है कि जब तक आप यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि आपके भीतर कौन से ट्रिगर हैं, तब तक आप भावनाओं के गुलाम बने रहेंगे। ट्रिगर्स को पहचानने का तरीका, खुद को ऑब्जर्व करें। जब भी कोई घटना आपको विचलित करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना क्यों उठी? क्या इससे पहले भी मैंने ऐसे महसूस किया है? भावनाओं की जड़ तक जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है और आप गुस्सा हो जाते हैं, तो सोचिए, क्या यह गुस्सा केवल इस व्यक्ति के शब्दों की वजह से है,
या बचपन से आपके भीतर स्वीकृति पाने की एक अधूरी चाह है जो हर बार ऐसे शब्द सुनकर सक्रिय हो जाती है। लेखक सलाह देते हैं कि आप उन स्थितियों, शब्दों या लोगों की एक सूची तैयार करें जो बार बार आपकी नकारात्मक भावनाओं को उभारते हैं। जब आप जान लेंगे कि कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है, तो आप उसके प्रति सचेत रह पाएंगे। ट्रिगर्स से निपटने की रणनीति। ट्रिगर्स को पहचान लेना ही काफी नहीं, उनसे निपटने के लिए रणनीति भी जरूरी है। लेखक कुछ सुझाव देते हैं। रुकने की आदत डालें। प्रतिक्रिया देने से पहले 5 से 10 सेकंड रुकिए। यह छोटा सा विराम आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड से बाहर लाता है। सांस पर ध्यान दें। गहरी सांस लें। यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपको सोचने का मौका देता है। स्थिति का आकलन करें। खुद से सवाल करें, क्या सामने वाला वाकई मुझे चोट पहुंचाना चाहता है? क्या मेरा पुराना अनुभव इस स्थिति पर असर डाल रहा है? रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें। बिना उत्तेजना के संयमित तरीके से जवाब देना सीखें। धीरे धीरे आपकी भावनात्मक पकड़ मजबूत होगी। एक जरूरी बात, ट्रिगर खत्म नहीं होंगे, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं, ट्रिगर्स जीवन से पूरी तरह खत्म नहीं होते। आप चाहें तो हर किसी को बदलने की कोशिश करें, परिस्थितियां अपने मुताबिक बनाना चाहें, लेकिन असली नियंत्रण तब आएगा जब आप अपने भीतर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखेंगे। अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं और उन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो क्या आप अपनी आंतरिक सोच को भी बदल सकते हैं, जिससे ये ट्रिगर्स आपके मन को ही प्रभावित न कर सकें? क्या सोच को रीप्रोग्राम करना संभव है? अध्याय 3, इमोशनल स्केल को समझें। हर व्यक्ति दिन भर अलग अलग भावनाओं से गुजरता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी चिड़चिड़े, कभी डरे हुए, कभी आश्वस्त। लेखक कहते हैं कि ये सारी भावनाएं यूं ही इधर उधर नहीं फैली हैं, बल्कि इनका एक इमोशनल स्केल होता है। इस अध्याय में लेखक स्पष्ट करते हैं कि अगर हम इस पैमाने को समझ जाएं, तो हम जान सकते हैं कि हम किस स्तर की भावना में फंसे हैं और कैसे धीरे धीरे खुद को ऊपर की ओर सकारात्मक भावनाओं की दिशा में ले जा सकते हैं। भावनाओं का पैमाना क्या है? भावनाओं का यह पैमाना एक सीढ़ी की तरह है। इसके निचले पायदान पर वे भावनाएं हैं जो हमें अंदर से कमजोर, असहाय या अशांत बनाती हैं, जैसे गुस्सा, डर, अपराध बोध, जलन, निराशाहीनता। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, भावनाएं हल्की, सकारात्मक और सशक्त करने वाली होती जाती हैं। आशा, आत्मविश्वास, प्यार, शांति, कृतज्ञता, आनंद। लेखक का मानना है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम ज्यादातर समय इस पैमाने के किस हिस्से में रहते हैं। हम निचले स्तर पर क्यों अटक जाते हैं? कई बार लोग यह सोचते हैं कि जीवन की परिस्थितियां खराब हैं, इसलिए वे दुखी हैं, क्रोधित हैं या डरे हुए हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि असल में हम अपने पुराने विचारों, अनुभवों और ट्रिगर्स के कारण उस निचले स्तर पर फंसे रह जाते हैं। जैसे अगर किसी ने अतीत में अपमानित किया है, तो हम अपराध बोध या हीनता के स्तर पर अटक जाते हैं। लगातार असफलताएं हमें निराशा और डर के भाव में बनाए रखती हैं। तुलना करने की आदत जलन और गुस्से का कारण बनती है। समस्या तब होती है जब हम इस स्थिति को स्थायी मान लेते हैं और समझ ही नहीं पाते कि हम इससे ऊपर जा सकते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि एक बार जब आप पहचान लेते हैं कि आप पैमाने के किस स्तर पर हैं, तो धीरे धीरे ऊपरी पायदान की ओर बढ़ना ही लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहले ईमानदारी से स्वीकार करें, क्या मैं गुस्से में हूं? क्या मैं डरा हुआ हूं? क्या मुझे अपराध बोध है? अक्सर हम अपने वास्तविक भाव को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे सुधार की शुरुआत ही नहीं हो पाती। लेखक कहते हैं, आप सीधे नकारात्मक से पॉजिटिव नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप निराशा में हैं, तो तुरंत आनंद महसूस करना संभव नहीं, लेकिन निराशा से आशा की ओर, फिर आशा से आत्मविश्वास की ओर, फिर प्यार और कृतज्ञता तक पहुंचना संभव है। आपके विचार ही आपकी भावनाओं का आधार हैं। निराशा में हैं तो सोचें, क्या सच में सब खत्म हो गया है या कुछ नया शुरू किया जा सकता है? गुस्से में हैं तो पूछें, क्या गुस्से से मुझे कुछ मिलेगा या समाधान खोजा जा सकता है? लेखक मानते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसा भाव है जो हमें बहुत तेजी से ऊपर उठाता है।
हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे मन हल्का होगा। ध्यान रखें, यह प्रक्रिया समय लेती है। कई बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भावनाएं पल में बदल जाएं, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि यह एक यात्रा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करें। कोई भी भावना, चाहे वह गुस्सा हो या खुशी, स्थायी नहीं है। यह लहरों की तरह आती जाती है। अगर आप पैमाना समझ लें और अपनी स्थिति को जान लें, तो आप खुद को भावनाओं के जाल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर भावनाओं का स्तर धीरे धीरे बदला जा सकता है, तो क्या यह संभव है कि हम खुद को ऐसे हालात में लाएं जहां हमारी भावनाएं परिस्थितियों के बजाय हमारे नियंत्रण में रहें? क्या कोई तकनीक है जिससे हम स्थायी रूप से ऊपरी स्तर पर बने रह सकें? अध्याय 4, अपने बिलीफ्स को बदलें। क्या आपने कभी यह सोचा है कि बार बार वही नकारात्मक भावनाएं क्यों लौट कर आती हैं? क्यों हम खुद को बेबस, कमजोर या असफल महसूस करते हैं, भले ही परिस्थितियां न बदल गई हों? लेखक कहते हैं, इन नकारात्मक भावनाओं की जड़ हमारे भीतर जमे हुए बिलीफ्स, विश्वास में होती है। खास तौर पर वे लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमें सीमित कर देते हैं, हमारे सोचने, महसूस करने और आगे बढ़ने की क्षमता को बांध कर रखते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं? लिमिटिंग बिलीफ्स वे गहरे विश्वास हैं जिन्हें हम सच मान चुके हैं, लेकिन असल में वे केवल हमारे अनुभवों, कंडीशनिंग या डर का नतीजा होते हैं। ये विश्वास अक्सर बचपन, समाज या किसी नकारात्मक अनुभव के कारण हमारे अंदर गहराई से बैठ जाते हैं। कुछ आम लिमिटिंग बिलीफ्स: मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास समय, साधन या अवसर नहीं है, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इन विचारों की सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन्हें सवाल किए बिना सच मान लेते हैं। फिर हमारा व्यवहार, हमारे फैसले और हमारी भावनाएं इन्हीं बिलीफ्स के हिसाब से चलने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह योग्य नहीं है, तो वह अवसर आने पर भी खुद को पीछे खींच लेता है। वह हर असफलता को अपने बारे में प्रमाण मानता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर कोई सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो वह बिना कोशिश किए ही खुद को व्यस्तता के जाल में फंसा लेता है, चाहे सच्चाई कुछ और हो। ये बिलीफ्स आपके विचारों का फिल्टर बन जाते हैं। आप दुनिया को उसी लेंस से देखते हैं और यही फिल्टर आपकी भावनाओं को नकारात्मक दिशा में मोड़ता है। बिलीफ्स कैसे बदलें? लेखक स्पष्ट करते हैं, बिलीफ्स पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। इसके लिए 2 मुख्य तरीकों का सुझाव दिया गया है। पहला कदम है अपने भीतर यह ईमानदारी से देखना कि आपकी नकारात्मक भावनाओं के पीछे कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स छिपे हैं। प्रश्न कीजिए, मैं किस बात पर खुद को रोक रहा हूं? कौन सी बातें मैं बार बार खुद से कहता हूं? क्या इन बातों का कोई ठोस आधार है? उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं योग्य नहीं हूं, तो खुद से पूछिए, कौन कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं? क्या मैंने कभी कोशिश की? क्या किसी असफल अनुभव ने यह बिलीफ बना दिया? अब इन लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ने का काम शुरू होता है। तर्क, लॉजिक का उपयोग करें। हर बिलीफ पर तर्क से सवाल उठाइए, जैसे मैं योग्य नहीं हूं। कौन तय करता है योग्य कौन है? क्या मैंने अब तक जो भी सीखा वह बेकार है? मेरे पास समय नहीं है। क्या मैं सच में व्यस्त हूं, या मैंने अपने समय का प्रबंधन कभी नहीं सीखा? आपको अपने पुराने बिलीफ के विरोध में तर्क गढ़ने होंगे। यह आपके दिमाग को नए विकल्प देखने के लिए मजबूर करेगा। तर्क के साथ साथ नए सकारात्मक एफर्मेशंस को रोज अपने मन में दोहराएं। लेकिन याद रखें, एफर्मेशन तभी असर करेगा जब आप उसे सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव से भी पुष्ट करेंगे। उदाहरण, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास सीखने और आगे बढ़ने के मौके हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं खुद को स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे जब आप लगातार नए विचारों को रीइंफोर्स करते हैं, तो पुराने बिलीफ्स कमजोर पड़ने लगते हैं। बिलीफ्स बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिलीफ्स ही आपकी भावनाओं, निर्णयों और जीवन के परिणामों का आधार है।
अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप हमेशा मौके चूकेंगे। अगर आप मानते हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है तो आपके पास कभी विकल्प होंगे ही नहीं। बिलीफ्स बदलते ही आपकी भावनाएं स्वतः बदलने लगती हैं। अगर बिलीफ्स को बदला जा सकता है तो क्या यह भी संभव है कि हम अपने पूरे आइडेंटिटी को बदलकर ऐसा व्यक्ति बन जाएं जो हमेशा आत्मविश्वास, शांति और नियंत्रण में रहता है? क्या हम अपने मन के ढांचे को ही रिप्रोग्राम कर सकते हैं? अध्याय 5, एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट का अभ्यास करें। अक्सर हम अपने भीतर उठने वाली नकारात्मक भावनाओं से लड़ने लगते हैं। जैसे ही गुस्सा, दुख, डर या निराशा आती है, हमारी पहली प्रवृत्ति होती है इन्हें दबाना, नकारना या खुद से हटाना। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनसे थोड़ा अलग होकर देखना ही असली समाधान है। भावनाओं से लड़ाई क्यों थकाती है? जब आप गुस्सा महसूस करते हैं और मन में सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तब आप अपने ही भीतर संघर्ष शुरू कर देते हैं। यही संघर्ष मानसिक थकान, बेचैनी, भावनात्मक असंतुलन का कारण बनता है। भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर और गहरी बैठ जाती हैं। लेखक कहते हैं कि जितनी ताकत हम भावनाओं से लड़ने में लगाते हैं, उतनी ही ताकत वे हमारे ऊपर हावी होने में लगाती हैं। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने भीतर उठ रही भावना को पूरी तरह पहचानना और स्वीकार करना। उदाहरण, अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे यह कहकर न दबाए मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचें मेरे भीतर गुस्से की भावना उठ रही है। यह भी एक भावना है जो आई है और जाएगी। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप भावनाओं के आगे झुक जाएं या खुद को उनके हवाले कर दें। इसका अर्थ है भावना को उसकी वास्तविकता के साथ देखना, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। डिटैचमेंट क्यों जरूरी है? एक्सेप्टेंस के बाद अगला कदम है डिटैचमेंट, यानी अपनी भावनाओं से थोड़ा अलग होकर उन्हें देखना। अक्सर हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं। यहां हम खुद को उस भावना के साथ पूरी तरह जोड़ लेते हैं। लेखक सुझाते हैं कि इसके बजाय आपको पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर बनना सीखना चाहिए। उदाहरण, मेरे भीतर गुस्से की भावना उत्पन्न हो रही है। मेरे मन में दुख की लहर उठी है। जैसे कोई बाहर से बादल देख रहा है, बिना बादलों का हिस्सा बने। आप अपनी भावना को वैसे ही देखें, बिना उससे चिपक कर। एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट के अभ्यास के तरीके। अवेयरनेस लाएं। जैसे ही कोई भावना उठे, उसे नोटिस करें। अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है? यह सवाल खुद से पूछें, बिना किसी जजमेंट के। लेबल करें, आइडेंटिफाई करें, भावना को पहचानें और नाम दें। यह गुस्सा है, यह दुख है, इसे आपसे अलग इकाई मानें। भावना आप नहीं है, वह बस आपके भीतर एक अस्थायी अनुभव है। भावना को महसूस करें, लेकिन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शरीर में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? धड़कन तेज है, सांस भारी है, इन्हें नोट करें। देखेंगे तो पाएंगे कि थोड़ी देर में वह भावना स्वतः शांत होने लगती है। एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट का परिणाम, मन हल्का और स्थिर रहता है। भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है, क्योंकि आप उनके साथ नहीं बहते। आत्मनियंत्रण की शक्ति विकसित होती है। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करना बंद कर देती हैं। लेखक कहते हैं कि एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट से आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, न कि भावनाओं के गुलाम। एक जरूरी बात, भावनाओं से भागना या उन्हें दबाना दीर्घकाल में ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप उन्हें खुले दिल से स्वीकारें और दूर से देखें, तो वे आपकी शक्ति को कम नहीं कर पाएंगी। अगर हम अपनी भावनाओं को एक पर्यवेक्षक की तरह देख सकते हैं, तो क्या हम अपने विचारों और खुद अपने माइंड पैटर्न्स को भी बाहर से देख सकते हैं? क्या संभव है कि हम अपने मन के स्वचालित व्यवहार को पहचान कर उसे बदलने की क्षमता विकसित करें? अध्याय 6, बी प्रेजेंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारा मन या तो बीते हुए कल में भटक रहा होता है या आने वाले कल की चिंता में उलझा रहता है? लेखक कहते हैं कि हमारे विचारों और भावनाओं का संतुलन तभी संभव है जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद हों। वर्तमान में जीने की कला ही मानसिक शांति
और भावनात्मक स्थिरता की असली कुंजी है। वर्तमान से भटकाव क्यों होता है? मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है या तो अतीत में जाकर बीती बातों पर पछताना या भविष्य में जाकर संभावित समस्याओं पर चिंता करना। यह भटकाव ही तनाव, चिंता, अपराध बोध, असंतोष जैसी भावनाओं को जन्म देता है। आपका शरीर तो यहां है, लेकिन मन कहीं और। माइंडफुलनेस का महत्व। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहना, बिना भटके, बिना जजमेंट के। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह महसूस करते हैं, अपने विचारों को सिर्फ आते जाते देखते हैं, तो आप वर्तमान क्षण में लंगर डालते हैं। लेखक के अनुसार यही अभ्यास आपके विचारों और भावनाओं में संतुलन लाता है। लेखक मेडिटेशन को एक शक्तिशाली टूल मानते हैं, जिससे हम बार बार अपने मन को वर्तमान में लाने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ध्यान के दौरान जब मन भटके, आप बस उसे जेंटली वापस अपनी सांस, शरीर या वर्तमान अनुभव पर ले आए। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी सामान्य दिनचर्या में भी असर दिखाने लगता है। वर्तमान में जीने के लाभ। तनाव और चिंता में कमी, क्योंकि आप न अतीत में अटके रहते हैं, न भविष्य के डर में। भावनाओं पर नियंत्रण। आप हर भावना को जागरूक रूप से महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते। फोकस और उत्पादकता में वृद्धि, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित रहते हैं। एक कप चाय, हवा का झोंका, किसी अपने की मुस्कान, ये सब जब आप वर्तमान में होते हैं ज्यादा गहराई से महसूस होते हैं। वर्तमान में जीने के अभ्यास के तरीके। कभी भी दिन में कुछ मिनट निकालकर बस अपनी सांसों के आने जाने पर ध्यान दें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आता है। अपनी गर्दन, कंधे, पेट, पैरों तक हर हिस्से को महसूस करें। देखें कि कहां तनाव है। इससे आप शरीर के माध्यम से वर्तमान में आ जाते हैं। खाना खाते समय, चलते समय, कोई साधारण काम करते समय भी पूरी उपस्थिति बनाए रखें। मोबाइल, सोच या बाकी चीजों में न उलझें। एक जरूरी बात, वर्तमान में रहना कोई एक बार में आने वाला कौशल नहीं है। यह एक अभ्यास है। हर बार जब आप पाएं कि मन भटक रहा है, उसे प्यार से वापस लाएं, बिना खुद को दोषी ठहराए। अगर हम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर सकते हैं, तो क्या हम मन के उस स्वभाव को भी समझ सकते हैं जो इसे बार बार भटकाता है? क्या संभव है मन की असली प्रकृति को जानना और उससे परे जाना? अध्याय 7। एक्शन लें, रिफ्रेम करें। कई बार हम ऐसी भावनाओं में फंस जाते हैं जो हमें पूरी तरह निष्क्रिय बना देती हैं। नकारात्मक सोच, डर, असफलता का डर या हीन भावना मन में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कोई कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ऐसे समय में 2 चीजें बेहद जरूरी हैं। छोटे छोटे एक्शन लेना, अपने अनुभवों को नए नजरिए, रिफ्रेम से देखना। भावनाएं क्यों रोकती हैं? जब मन में डर या असफलता का भाव होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हमारा दिमाग खतरा महसूस करता है और कहता है, रुक जाओ, कुछ मत करो, हो सकता है नुकसान हो। पर असल में यही रुक जाना समस्या को और बढ़ाता है। नकारात्मक भावनाएं और गहरी होती हैं। आत्मविश्वास लगातार गिरता है। जीवन में स्टैग्नेशन आ जाती है। एक्शन लेना क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि भावनाओं को बदलने का सबसे तेज तरीका है एक्शन। आपका मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटा सा कदम भी उठाते हैं, तो आपका ध्यान भावनाओं से हटकर समाधान पर जाता है। आपकी ऊर्जा फ्लो में आती है। आपका मस्तिष्क नए अनुभव से सीखता है। उदाहरण, अगर आप उदासी में डूबे हैं और कुछ भी करने का मन नहीं है, तो बस उठकर कमरे की सफाई करना, 5 मिनट टहलना या किसी से बात करना भी आपके मन की स्थिति को बदल सकता है। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे मोमेंटम बनाते हैं। रीफ्रेमिंग क्या है? रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी घटना या अनुभव को नए नजरिए से देखना। अक्सर हम किसी नकारात्मक घटना को अपने लिमिटिंग बिलीफ के लेंस से देखकर खुद को और दुखी कर लेते हैं। उदाहरण, पुराना नजरिया, मुझे नौकरी से निकाला गया, मैं फेल हो गया। नया नजरिया, अब मेरे पास नए अवसर तलाशने का समय है, यह बदलाव शायद मेरे लिए जरूरी था। रीफ्रेमिंग से घटना वही रहती है, लेकिन उसका प्रभाव बदल जाता है। आप अपने सोचने के दायरे को विस्तृत करते हैं। भावनाएं हल्की हो जाती हैं।
एक्शन और रिफ्रेमिंग कैसे करें? आपका लक्ष्य कोई बड़ा बदलाव करना नहीं है। बस खुद से पूछें, मैं अभी ऐसा क्या कर सकता हूं जो 1% चीजें बेहतर कर दे? कोई फोन कॉल करें, 5 मिनट का कोई टास्क पूरा करें, खुद के लिए पानी का ग्लास भरें। छोटा कदम आपके दिमाग को इनर्शिया से बाहर लाता है। कोई नकारात्मक सोच आए तो खुद से पूछें, मैं इसे किस नजरिए से देख रहा हूं? क्या कोई और नजरिया भी संभव है? हर घटना के 2 पहलू होते हैं। रिफ्रेम करने से आप सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। रोज अंत में अपने दिन के किसी कठिन अनुभव को लिखें और फिर जानबूझकर उसे रिफ्रेम करें। उदाहरण, आज मीटिंग में मेरी बात काट दी गई, मैं बेकार महसूस कर रहा हूं। अब रिफ्रेम करें, यह मेरे लिए सीखने का मौका है कि कैसे अपनी बात प्रभावी तरीके से रखूं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। आप परिस्थितियों के बजाय खुद के रवैये पर नियंत्रण पाते हैं। हर अनुभव से आप कुछ सकारात्मक निकालना सीखते हैं। लेखक कहते हैं कि हर बड़ा बदलाव, हर मानसिक परिवर्तन छोटे कदमों और नजरिए की एक साधारण शिफ्ट से शुरू होता है। अगर हम अपने अनुभवों को रिफ्रेम कर सकते हैं और छोटे छोटे एक्शन से खुद को बदल सकते हैं, तो क्या हम अपने अंदर की लिमिटेशंस को पूरी तरह हटाकर अपने पोटेंशियल की हाईएस्ट स्थिति तक पहुंच सकते हैं? क्या संभव है कि हम खुद को पूरी तरह से नए रूप में गढ़ें? अध्याय 8, अपने एनवायरनमेंट को सकारात्मक बनाएं। हमारा मन अकेला काम नहीं करता। वह लगातार अपने आसपास से प्रभावित होता है, लोगों से, माहौल से, विचारों से और सूचनाओं से। लेखक कहते हैं, आपका बाहरी एनवायरनमेंट आपकी आंतरिक भावनाओं का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर स्थिरता, ऊर्जा और सकारात्मकता बनी रहे, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान दीजिए। आप किन लोगों से घिरे हैं? यह सच है, आप वही बन जाते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो हर बात में शिकायत करते हैं, हर परिस्थिति में दोष ढूंढते हैं, खुद को विक्टिम मानते हैं, तो बहुत मुमकिन है आप भी अनजाने में वही ऊर्जा अपने भीतर लेने लगेंगे। इसके विपरीत, अगर आपके दोस्त, परिवार या सहयोगी आपको प्रेरित करते हैं, मुश्किल में समाधान खोजते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, तो यह माहौल आपके भीतर भी आत्मविश्वास और उत्साह लाता है। क्या पढ़ रहे हैं? क्या देख रहे हैं? आज के डिजिटल युग में हमारा दिमाग दिन भर सोशल मीडिया पोस्ट्स, न्यूज हेडलाइन, टीवी सीरियल्स, वीडियो, मैसेज और नोटिफिकेशन से भरा रहता है। लेखक साफ कहते हैं, जो इनपुट आप अपने दिमाग को देंगे, वही आपके विचार और भावनाओं का आधार बनेगा। लगातार नकारात्मक, डर फैलाने वाले या कंपैरिजन भरे कंटेंट से आपका मन खुद को कमजोर, असंतुष्ट और थका हुआ महसूस करेगा। वहीं सकारात्मक विचार, प्रेरणादायक कहानियां, अच्छे पॉडकास्ट, किताबें आपके अंदर नई ऊर्जा भरेंगी। आपके फिजिकल सराउंडिंग्स का असर, आपका घर, कमरा, कार्यस्थल भी सीधे आपके मन पर असर डालते हैं। बिखरा हुआ, गंदा, अव्यवस्थित माहौल मन में भी उलझन और थकान लाता है। साफ सुथरा, सुव्यवस्थित, शांत माहौल मन में स्पष्टता और सुकून लाता है। एनवायरनमेंट को सकारात्मक कैसे बनाएं? किन लोगों से सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं? क्या वे आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं या घटाते हैं? जहां संभव हो, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोगों से सीमाएं तय करें। खुद को उनके प्रभाव से बचाएं। सुबह उठते ही सोशल मीडिया या न्यूज स्क्रॉल करने से बचें। दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसे कंटेंट को दें जो आपके ज्ञान, सोच और ऊर्जा को ऊंचा उठाए। अच्छी किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, सकारात्मक वीडियो देखें। रोजाना अपने कमरे या कार्यस्थल में 5 से 10 मिनट सफाई करें। कुछ चीजें ऐसी जोड़ें जो आपको खुशी दें, जैसे पौधे, सुव्यवस्थित डेस्क, अच्छी खुशबू, सुकून देने वाली रोशनी। रोज कुछ समय खुले आसमान के नीचे, हरियाली के बीच बिताएं। प्रकृति में मौजूद सादगी और स्थिरता आपके मन को गहराई से प्रभावित करेगी। लेखक कहते हैं कि एनवायरनमेंट बदलना खुद को बदलने का पहला आसान कदम है। बाहरी माहौल बदलते ही आपका ध्यान, सोच और भावनाएं स्वतः सकारात्मक दिशा में मुड़ने लगती हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव ताकि आप इस किताब की सीख को जीवन में लागू कर सकें। सारी बातें
एक साथ लागू करने की कोशिश न करें। रोज सिर्फ एक चीज, जैसे आज अपने कमरे की सफाई, कल सोशल मीडिया पर समय कम करना। 203 ऐसे लोगों को खोजें जिनसे आप सकारात्मक, ग्रोथ केंद्रित बातें कर सकें। अगर आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबों, ऑडियो या ऑनलाइन कम्युनिटी से शुरुआत करें। हर रात खुद से पूछें, आज मैंने किस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया, किन लोगों से बातचीत की और उन्होंने मुझे कैसा महसूस कराया, मेरा वातावरण कैसा था। छोटे कदम रोज उठाइए। वातावरण बदलने के असर तुरंत दिखते हैं, लेकिन स्थायी बदलाव कुछ हफ्तों में दिखेगा। आपका एनवायरनमेंट आपके विचारों का आईना है। विचार आपके विश्वास बनाते हैं। विश्वास आपकी भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करते हैं, और आपके कर्म आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आपने अपने आसपास का माहौल नियंत्रित कर लिया, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करने की स्थिति में आ जाएंगे। आप तैयार हैं? अब निर्णय आपका है। क्या आप अपने एनवायरनमेंट के गुलाम बने रहना चाहते हैं या उसका निर्माणकर्ता बनना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। थिबो मोरिस हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने इमोशंस के गुलाम न बने, बल्कि उनके मालिक बने। आपकी भावनाएं सिर्फ रिएक्शंस नहीं हैं, बल्कि ये आपके मन की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। जब आप अपने विचारों को समझने लगते हैं, जब आप अपने बिलीफ्स और पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, तभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं, बल्कि मास्टर करना शुरू करते हैं। दोस्तों, भावनाओं को दबाना नहीं है, उनसे लड़ना भी नहीं है। हमें उन्हें समझना है, अपनाना है और सही दिशा में मोड़ना है। याद रखिए, इमोशंस अच्छे नौकर हैं, लेकिन बुरे मालिक। जिस दिन आपने अपने मन के अंदर शांति और स्पष्टता पैदा कर ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। तो अगर आपको भी अपने इमोशंस का मास्टर बनना है, अपने जीवन को अपने हाथ में लेना है, तो आज से ही शुरुआत करिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि ये पॉजिटिव मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताइए, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन सी एक आदत आज से शुरू करेंगे। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के गहरे इंसाइट्स पाना चाहते हैं, तो अभी ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि अगली इंस्पायरिंग वीडियो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और आपके लिए नया इंस्पिरेशन लेकर। तब तक याद रखिए, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। धन्यवाद।